हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स से। अब जैसे कि आपके पास ये ग्राफ आया है, इसी से रिलेटेड हम अब आंसर्स लिखना शुरू कर देंगे। अब जैसे कि फर्स्ट वाला देखिए, इसमें ये एक्स एक्सिस से कहीं पर ही नहीं टकरा रहा है। हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कोई भी नहीं है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ज़ीरो रहेगा, मतलब देयर इज़ नो ज़ीरोज़। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक बार टकरा रहा है तो सेकंड वाले में तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ ओनली 1। यहाँ पर एक्स एक्सिस से ये 1 2 3 3 बार टकरा रहा है, मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन दिस टर्म विल बी 3। यहाँ पर 2 बार तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ विल बी 2। यहाँ पर 1 2 3 4 4 बार नंबर ऑफ ज़ीरोज़ विल बी 4। और यहाँ पर जो टकरा रहा है 1 2 3, यहाँ पर भी आप लिख देंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ विल बी 3। अब आप बोलोगे सर इतनी सी ये चीज़ थी और इतनी सी समझाने के लिए आपने पूरे के पूरे अभी तक 14-15 मिनट्स ज़ाया कर दिए। सर आप वैसे ही इसको डायरेक्ट बता देते। तो देखो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना आपका ज़रूरी है, क्योंकि ये है 10th क्लास और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, किसी से भी रिलेटेड आ सकता है। इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे कैसे आपको छोड़ देंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट है x² - 2x - 8। अब पहले वही करते हैं कि लास्ट वाला नंबर पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले वाला नंबर 1 है, दूसरे वाला नंबर 8 है, तो 1 × 8 8 हो गया। और 8 का क्या निकाल लो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। ये 3 बार जो 2 आए, ये आपके फैक्टर्स आ गए। अब भैया बनाना क्या है, हमें -2 बनाना है। तो -2 कैसे बनेगा, तो देखो 2 2 ज़ा 4, तो 4 अगर मैं माइनस का रखता हूँ और प्लस का 2 रखता हूँ तो शायद माइनस का 2 ईजीली बन सकता है। रख देते हैं x² - 4x + 2x - 8। अब इसके बाद अगर स्टार्टिंग के नंबर में देखोगे तो यहाँ पर x कॉमन लिया जा सकता है और लास्ट के 2 नंबर्स में 2 कॉमन लिया जा सकता है इजीली, बड़े आसानी से। कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों तरफ का कॉमन ले लिया है मैंने, दोनों तरफ बच गया है x - 4 x - 4। अब ये x - 4 भी कॉमन ले लो बच्चों। x - 4 कॉमन लेते ही ये कुछ इस तरह से हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। और क्योंकि इनको पहले से ही मैं 0 से इक्वल करता आ रहा हूँ, तो अगर x + 2 को 0 के इक्वल करूँगा तो x यानी ज़ीरोज़ हमारा -2 आएगा। और अगर x - 4 को 0 के इक्वल करूँगा तो x हमारा 4 आएगा। दोनों ही वैल्यू में देखा जाए तो ज़ीरोज़ हमें मिल चुका है -2 और 4। अब दोनों टर्म्स को रख देते हैं। तो जो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ था, वो फॉर्मूले दोनों सम ऑफ ज़ीरोज़ था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो -2 है यहाँ पर। -2 की वैल्यू रखती और ये माइनस ऑलरेडी बाहर है। ठीक है, उसके बाद दोनों को प्लस कर रखा है भाई, ज़ीरोज़ को प्लस करना है। ठीक है, तो 4, अच्छा प्लस माइनस माइनस ही होता है, आपको पता होगा। और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x² 1 ही है तो मैंने 1 ही लिखा है। अच्छा, प्लस माइनस माइनस ही होता है बच्चों इधर LHS की साइड। तो यहाँ पर 2 आ चुका है और यहाँ पर भी अगर माइनस से माइनस गया तो वो प्लस हो जाएगा। प्लस का 2 और 2/1 2 ही आता है। तो देख लिया आपने दोनों तरफ से मैं। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या था, कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। जो कॉन्स्टेंट है इसका वो -8 है। हम -8 क्यों रखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस का है, इसीलिए रखा है हमने -8। ठीक है, अगर ये प्लस का होता तो खाली 8 रखते, लेकिन ये माइनस का है तो हम -8 रख रहे हैं। और कोफिशिएंट ऑफ x² -1 है। दोनों ज़ीरोज़ का हमने प्रोडक्ट कर ही रखा है, मल्टीप्लाई करना है। 4 2 ज़ा 8। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 8 आ चुका है और यहाँ पे भी -8/1 8 ही होगा।
सो यहाँ जाकर आपका ये एक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर जिन बच्चों को समझ में आ गया जल्दी जल्दी नोट कर लो, और अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे लिख दो, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझा दें। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट है ये 4s² - 2s + 1। अब बच्चों वही पुराना तरीका के पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। पहले वाला नंबर 4 है, लास्ट वाला नंबर 1 है, 4 1 ज़ा 4 ही होता है। और अब 4 आ चुका है तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। सो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब बच्चों आया क्या है आपके पास, 2 फैक्टर्स आए हैं, वो भी 2 हैं। अब मसला ये हो गया, हमारे पास क्या बनाना है, हमें माइनस का 4 बनाना है, और 2 बार 2 हैं तो 2 को अगर 2 + 2 करता हूँ तो 4 आता है, लेकिन मुझे माइनस का बनाना है। सो -2 और -2 अगर मैं रखूँ तो माइनस का 4 बन जाए। सो इस -4s की प्लेस पे मैं रख रहा हूँ 2 - s। आपको 2 और s को ज़रा ध्यान से बनाना, क्योंकि आप तो नोट में बना रहे हो, ठीक है, हैंड राइटिंग से बना रहे हो। मैं ये पहले से ही टाइप रख चुका हूँ, मैं अब टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं टाइप कर रहा हूँ और आप राइटिंग में बना रहे हो। तो 2 और s में कंफ्यूज ना होना, s कुछ ऐसे बनाना और 2 ऐसे, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है और करते रहना है। तो ये 2 बार 2 ये मैंने अलग अलग कर दिए थे। अच्छा, यहाँ पहली टर्म में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक तो 2 कॉमन लिया जा सकता है और एक s कॉमन लिया जा सकता है, और लास्ट में यहाँ पर अगर कुछ कॉमन लेने को है तो वो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे बनाना वाला तो पहले वाले के जैसे ही है ना भाई। ये 2s - 1 आ चुका, तो दूसरे वाले में बनाना है 2s - 1। सो यहाँ मुझे 2s भी दिख रहा है +1 भी दिख रहा है, लेकिन दोनों के अपोजिट साइंस हैं। सो मैं -1 कॉमन ले लूँगा। अब बच्चों देखो, अगर ये -1 अंदर जाएगा तो दोबारा माइनस का 2 और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने ये कॉमन लिया है। अब ये 2s - 1 भी कॉमन ले लो। अरे ये क्या, अब ये तो डाउट में फंस गए ना आप लोग कि 2s - 1 इधर भी, 2s - 1 इधर भी। अब क्या होगा सर, है तो फिक्र नहीं करना है। देखो, अगर ये पहली टर्म ले लें तो भी मेरा आंसर हाफ आएगा, और अगर ये टर्म ले लें तब भी मेरा आंसर हाफ आएगा, ठीक है ना, जब भी मेरा आंसर हाफ ही आएगा। सो कहने वाली बात ये है, इसका ज़ीरोज़ जो है वो ये हाफ हो सकता है, ठीक है, हाफ हो सकता है ये ज़ीरो। और अब तो देखा जाए तो 2 ज़ीरोज़ तो आए हैं मेरे, अरे बात मान लो 2 ज़ीरोज़ तो आए ना मेरे, हाफ, ठीक है। तो अगर सम ऑफ पॉलिनोमियल्स मैं ले लेता हूँ, ये फॉर्मूला रख लेता हूँ। सो क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो माइनस का 4 है ऑलरेडी। सो माइनस बाहर भी है अंदर भी है, माइनस ये फॉर्मूले वाला और ये माइनस इसका अपना, और कोफिशिएंट ऑफ x² बाई 4 था, और दोनों ज़ीरोज़ का मैंने सम कर रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर बच्चों सेम है। सो डिनोमिनेटर मैं यहाँ कॉमन ले सकता हूँ, और 2 ये कॉमन ले जा सकता हूँ, और ये माइनस का 4 अब ये प्लस का 4 बन चुका है। 1 + 1 2 होता है, ठीक है, और यहाँ 2 से 2 भी जा सकता है, और यहाँ 4 से 4 भी जा सकता है, तो ये 1 आ जाएगा। तो दोनों तरफ 1 आ चुका है। अब मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे बॉक्स बना दो, अच्छा लगेगा, तो बॉक्स बना दिया, लो। अब बच्चों क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ था ना, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² था, लिख दिया हमने। अब दोनों का प्रोडक्ट करना है, और कांस्टेंट यहाँ पे 1 है और कोफिशिएंट ऑफ x² है यहाँ पर 4। सो ये भी रख दिया हमने। तो अगर आपको याद होगा कि यहाँ पर तो इस तरह से हम LCM लेते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी हमारे पास कॉमन था सम में, लेकिन जब हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है तब हम डायरेक्ट करते हैं।
और डायरेक्ट के हिसाब से यह है कि 2 से 2 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाएगी, वो आ जाएगा 1/4। तो 1/4 इधर भी है और उधर भी आपका आंसर आ चुका है। तो नोट करो भाई। सो स्टूडेंट्स, अभी तक के मुझे लगता है आपको सारे अभी तक के क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। और अब हम आ चुके हैं इसके थर्ड पार्ट में। सो थर्ड पार्ट क्या है ज़रा देख लेते हैं। ये है 6x² - 3 - 7x। अब बच्चों ये थोड़ा अजीब तो हो ही रहा है, क्योंकि देखो जो कांस्टेंट टर्म है वो बीच में लिखी है और जो कोफिशिएंट ऑफ x वाली टर्म है वो लास्ट में। तो पहले इसको हम सही कर लेते हैं। तो इसको सही कर लेते हैं। अब सही करने के बाद ये आ गया 6x² - 7x - 3, ठीक है ना। सो अब देखिए वही पुरानी तरीका कि लास्ट वाला नंबर पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 × 6 क्या होता है 18 का फैक्टर्स निकाल लीजिए आप। तो भाई ये बन गया 2 3 3। अब क्या होगा, हमें क्या बनाना है 7x बनाना है। तो कैसे बनेगा 7x, ये तो गंभीरता में फंस चुके हैं आप हैं। तो कोई बात नहीं, 3 3 = 9 होता है, ठीक है। 9 और माइनस अगर 2 करें तो 7x बन जाएगा, 7 बन जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस का 7 है, तो माइनस का 9 प्लस का 2 रखते हैं तो प्लस माइनस फिर भी तो माइनस ही होता है, प्लस माइनस। तो यहाँ पे -7 आ जाएगा। तो हम रख देते हैं -9x + 2, ये रख दिया। अब स्टार्टिंग के दो टर्म में अगर आप ध्यान से देखें तो 3 2 = 6 और 3 3 = 9। ये लीजिए 2x - 3 कॉमन आ गया। और अगर शुरू में देखें आप तो ये 2x - 3 पहले से ही हमें दिख रहा है, तो यहाँ कुछ कॉमन लेने की क्या ज़रूरत है। तो फिर भी कॉमन तो लेना पड़ेगा ही, मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ। तो 1 से मल्टीप्लाई होगी, दोबारा यही नंबर वापस आ जाएगा। 2x - 3 इसको कॉमन ले लेते हैं तो बचा ये सब। सो 2x - 3 को अगर हम 0 के इक्वल करेंगे तो जो हमारा ज़ीरोज़ है वो 3/2 आएगा। और अगर 3x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x जो 0 है हमारा वो -1/3 आएगा। तो इन दोनों में से हमारा ज़ीरोज़ तो मिल चुका है। अब आगे करते हैं। तो देखो बच्चों, सम ऑफ पॉलिनोमियल्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सो कोफिशिएंट ऑफ x जो है, पहले तो इन दोनों ज़ीरोज़ का मैंने इधर सम कर दिया, सम कर रहा हूँ ये। और कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो माइनस का 7 है और माइनस ऑलरेडी फार्मूला का है। और कोफिशिएंट ऑफ x² है 6। सो अब पहले इधर वाली टर्म देख लेते हैं, ठीक है। ये जो इधर वाला जो आपका LHS है, अब यहाँ पे 3 और 2 का अगर हम LCM लेंगे तो वो 6 आएगा। और 6 जब हमने कर दिया तो बच्चों आपको पता होगा कि जो 3 होता है, 3 के टेबल में 6 जो है वो 2 से आता है। तो 2 × -1, सो 2 × -1 ये -2 आ चुका है। और 2 के टेबल पे 3 से आता है तो 3 × 3 9। सो 9 - 2 अगर मैं करूँगा तो वो 7 आएगा। और यहाँ पे भी अगर माइनस से माइनस जाएगा तो वो प्लस ही होगा। तो 7/6 दोनों तरफ आ चुका है। मैं कह देता हूँ सम ऑफ पॉलिनोमियल बिल्कुल सही निकला। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कर लेते हैं। तो बच्चों सभी बच्चों को पता होगा कि जो प्लस और माइनस होता है उसी में हम LCM लेते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई और डिवाइड आता है फ्रैक्शंस में तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। सो 3/2 की मल्टीप्लाई -1/3 से करूँगा तो यहाँ 3 से 3 जा सकता है, तो क्या बचेगा -1/2। और इधर जो ये था कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सो इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर कोफिशिएंट कांस्टेंट जो है वो हमारा -3 है और कोफिशिएंट ऑफ x² 6 है। तो ये भी आपस में कट हो सकते हैं। तो ये भी 3 1 = 3 और 3 2 = 6। सो ये भी -1/2 ही आ गया। तो देख लिया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी बिल्कुल सही आया है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे।
ओके स्टूडेंट्स, अब आ चुके हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट बहुत ही छोटा सा है, 4u² + 8u। अब आप बोलोगे सर ये उस तरह के अरेंजमेंट में नहीं दिख रहा है जैसे हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट दिख रहा है। यहाँ कांस्टेंट नहीं नज़र आ रहा। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ u² अगर आप बोलो तो वो तो नज़र आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ u भी नज़र आ रहा है, बट हमारे पास यहाँ कांस्टेंट नहीं है। सो कांस्टेंट को अगर आप 0 रख दो कुछ देर के लिए तो शायद काम चल जाए, लेकिन अभी हम 0 नहीं रख रहे हैं, ठीक है। हम लोग अगर 0 रखेंगे तो देखो कॉमन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले तो इसको 0 के इक्वल कर दो क्योंकि हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं। सो अब इन दोनों इस तरह की बाइनोमियल टर्म में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? तो यहाँ पे देखो 4 भी कॉमन आ सकता है और u भी। 4u जब हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास दो तरह के ज़ीरोज़ बन सकते हैं। तो या तो 4u 0 के इक्वल होगा या u + 2 0 के इक्वल होगा। सो अगर मैं 4u को 0 के इक्वल करता हूँ तो u की वैल्यू 0 आती है, और u + 2 को 0 के इक्वल करता हूँ तो u की वैल्यू -2 आती है। तो अगर इन दोनों में हमारे पास कुछ ना कुछ नंबर है तो देख लो ज़ीरोज़ हमारे पास या तो 0 है या -2 है, दोनों को लिख दो तब भी यही आया। सो अब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ पे आ जाते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। लेकिन यहाँ x² नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि भैया यहाँ पर u गिवन है, जैसे प्रीवियसली s गिवन था तो यहाँ u गिवन है, तो हम लोग लिख लेते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। अरे वही बात बैठ गई ना। सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ u आपका यहाँ पर -8 है और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u² 4 है, और इधर 0 + -2। सो इधर -2 आएगा, और अगर 4 2 ज़ा 8 होता है, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 करेंगे और क्योंकि माइनस का 8 है तो ये भी -2 आएगा। लीजिए सम ऑफ ज़ीरोज़ आ चुका। अब आ चुके हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में। सो 0 की मल्टीप्लाई अगर मैं -2 से करूँगा तो वो 0 आएगा। और अब यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट बनाने के लिए हमें 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 0 यहाँ पे ज़रूरत है, कांस्टेंट 0 लिखना है, ठीक है। तो कांस्टेंट 0 लिख देंगे, कोई भला नहीं होगा। तो अगर हम 0/4 करेंगे तो वो भी 0 आएगा। तो देख लिया दोनों तरफ 0 आ रहे हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी बिल्कुल सही चल गया है। लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए अपनी अपनी नोटबुक्स में। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी वी पार्ट पे, यानी 5th पार्ट पे। सो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं 5th पार्ट पे, और 5th पार्ट क्या है? t² - 15। और t² - 15 को अगर हम 0 के इक्वल करेंगे, आप बोलोगे सर यहाँ कोफिशिएंट ऑफ t नहीं नज़र आ रहा। कोई बात नहीं, सब नज़र आ जाएगा, टेंशन ना लो, सब नज़र आएगा, ठीक है। सो फिलहाल आप t² - 15 को 0 के इक्वल कर चुके हैं। अगर ये माइनस का 15 उधर चला जाता है तो वो प्लस का बन जाता है, और अगर t² को हम इधर स्क्वायर है तो उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये ±√15 आएगा। अब आप बोलोगे सर प्लस माइनस क्यों आया √15? तो देखो ज़ीरोज़ तो हमारे या तो +√15 बन गया या -√15 बन गया, मतलब ये दो ज़ीरोज़ तो बन चुके हैं हमारे। लेकिन अभी भी मन में सवाल यही है कि ये कैसे हुआ। तो बच्चे बात सुनो, जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कि हम 16 ले लेते हैं। अब 4 × 4 क्या होता है? 16 होता है, यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। और अगर मैं -4 की मल्टीप्लाई -4 से करता हूँ तब भी मेरा 16 आ रहा है। तो दोनों तरफ पॉजिटिव तो आ रहा है 16, क्योंकि प्लस की प्लस से करोगे मल्टीप्लाई तब भी आपका पॉजिटिव नंबर आता है, और नेगेटिव की नेगेटिव से करते हो तब भी आपका पॉजिटिव नंबर आता है। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर हम √16 रख देते हैं, यहाँ तक समझ में आया, तो √16 अगर हम रख देते हैं तो मुझे एक बात बताओ, हमें पता है कि आंसर 4 आना है, लेकिन हमें क्या पता कि जैसे कह देते हैं ना, कौन सा ऐसा नंबर है जिससे दो बार मल्टीप्लाई करने पर 16 आया। आप बोलोगे सर 4 है,
अब वो 4 जो है अगर आपसे पूछें कि वो प्लस का था कि माइनस का था, आपको तो नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा वाला ये 4 हमने लिखा है, तो हम दोनों तरफ से लगा देते हैं, हम प्लस भी लगा देते हैं, हम माइनस भी लगा देते हैं। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे √15 प्लस का √15 भी लगा दिया और माइनस का √15 भी लगा दिया। तो इस तरह से हमारे पास 2 ज़ीरोज़ बन चुके हैं। अब हम आ जाते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ में। सो यहाँ पे हमें माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर रखना है। तो बच्चे आप बोलोगे कि यहाँ पे वो तो है नहीं, कोफिशिएंट ऑफ टी तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप लिख दीजिए। अगर हम यहाँ पे 0t लिख दें बीच में तो वही बात बन जाती है। सो कोफिशिएंट ऑफ टी यहाँ पर 0 है और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 है, तो 0/1 या मल्टीप्लाई, अगर मैं इन्हें प्लस करूँगा √15 माइनस √15 को, तो ये भी 0 हो जाएगा और उधर की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब आ जाते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पे। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या बनेगा, √15 की मल्टीप्लाई अगर मैं माइनस √15 से करूँगा तो क्या आंसर आएगा। देखो रूट की रूट से करते हैं तो 15 ही आता है। ये आपने रेशनल और रेशनल नंबर जो चैप्टर है उसमें भी सीखा होगा, कई बार क्लास 9th में भी सीखा होगा। तो 15 तो बन गया। और इधर क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो -15/1। सो ये भी -15 बन जाएगा। सो देख लिया आपने, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी हमारा सही निकल गया। इधर भी -15 है, इधर भी -15 है। सो आप लोग नोट कर सकते हैं। अब आपका ये कंप्लीट हुआ। हम बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, जो कि इसका 6th पार्ट है, और इसके बाद वीडियो एंड भी तो करनी है भैया। ऑलरेडी 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है। सो अब हम बढ़ चले हैं इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट है 3x² - x - 4। ठीक है, ये इसका 6th पार्ट है। सो 4 की मल्टीप्लाई मैं 3 से करता हूँ तो 12 आता है, और 12 का हम लोग निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, और तो ये आ गया हमारा 2 2 3। सो हमें बनाना है क्या, हमें बनाना है -1। सो कैसे बनाऊंगा, सो 2 2 ज़ा 4 और 3, लेकिन माइनस का 1 बनाना है, तो माइनस का 4 और प्लस का 3। सो मैंने रख दिया 3x² - 4x माइनस प्लस 3x - 4। अब इसके बाद इधर कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ सकता है यहाँ पे, तो अंदर क्या बचेगा 3x - 4। और यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉमन लेना मुश्किल हो रहा है। अरे ऐसा भी क्या मुश्किल, सो देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है 3x - 4 बन रहा है, तो हम ऐसे में क्या कॉमन लेते हैं, 1 को कॉमन ले लेते हैं। और अब हमारे पास ये 2 नंबर्स बन चुके हैं, 3x - 4 और एक बन चुका है x + 1। सो अगर मैं 3x - 4 को 0 के इक्वल करता हूँ तो हमारा ज़ीरोज़ बनता है 4/3। और अगर मैं x + 1 को 0 के इक्वल करता हूँ तो हमारा ज़ीरोज़ बनता है -1। बड़ा ईजीली हो गया। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ देख लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा आ रहा है 4/3 प्लस -1। सो अगर 4/3 -1, और इधर क्या बनेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² 3। सो अगर हमें ये तो हमारे पास डायरेक्टली दिख ही रहा है, ठीक है, माइनस का माइनस है, तो ये तो हमें डायरेक्टली 1/3 ही देगा, हमें पता है। लेकिन इधर देख लेते हैं। सो जब किसी एक नंबर में फ्रैक्शन में हम प्लस करते हैं, किसी नंबर में अपॉन नहीं, कोई नंबर नहीं होता, उसके नीचे हम 1 मानते हैं, और 3 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। मतलब कहने वाली बात है, ये 3 डायरेक्टली मल्टीप्लाई इस नंबर से हो जाता है, तो ये 3 1 ज़ा 3 डायरेक्टली आ जाएगा माइनस का 3। सो 4 - 3/3 आएगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 बचेगा। लीजिए सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा सेम आ चुका है। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में अगर 4/3 की मल्टीप्लाई -1 से करते हैं, और इधर आ जाएगा कांस्टेंट यानी माइनस का 4/3 यानी कोफिशिएंट ऑफ x²।
सो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -4/3 आएगा और इधर भी -4/3 ही शो कर रहा है। सो आप ये देख सकते हैं हमने 6 के 6 पार्ट्स, 6 के 6 पार्ट्स एक्सरसाइज 2.2 के 6 पहले क्वेश्चन के 6 के 6 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए यहाँ तक के क्वेश्चन में। चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट से। सो जो ये क्वेश्चन है वो हमें बोल क्या रहा है। सो इसने हमें बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स सम एंड प्रोडक्ट इट्स ज़ीरोज़ रेस्पेक्टिवली। सो हमें ना यहाँ पे जो गिवन है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है और साथ में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी गिवन है। सो इन्होंने कुछ इस तरह के सीक्वेंस में सारे पार्ट्स रखे हैं कि हमें पहला वाला जो नंबर मिला है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ है और जो सेकंड वाला नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। अब जैसे कि सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास पहला वाला नंबर 1/4 है। सो मैं ये फॉर्मूला रख देता हूँ, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है कि हम सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं। ये आप एनसीईआरटी की बुक में भी देख सकते हो, कहीं कहीं पर अल्फ़ा प्लस बीटा से दोनों ज़ीरोज़ को शो किया गया है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ है और ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रखा है। अब सुनो, पहला नंबर जो है 1/4 वही सम ऑफ ज़ीरोज़ है, तो हमने ये चीज़ यहाँ पर रख दी। अब क्या है कि हमें ये इधर माइनस का इधर जा सकता है। अब बच्चों एक्चुअली क्वेश्चन ने हमारे से पूछा क्या था, क्वेश्चन ने ना हमारे से फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टर्म, यानी हमारे से टर्म पूछी है, यानी ये ax² प्लस bx प्लस सी, यानी इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं, कोफिशिएंट क्या है, x जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो क्या है और कोफिशिएंट ऑफ x² वो क्या है। सो एक तरह से हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखा जाए तो मुझे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो -1 नज़र आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x² 4 हो सकता है मेरे ख़्याल से, अभी पक्का नहीं है, लेकिन फिर भी अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास यहाँ पर -1 गिवन है जैसे कि। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ a मल्टीप्लाई बाई b, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ये मैंने रख दिया। अब देखो -1 गिवन है ना, तो -1 हमने रख दिया। अब बच्चों -1 तो चलो ठीक है चलता है, लेकिन इसके नीचे अगर मैं अपॉन में 1 रख दूं, भाई जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनके नीचे अपॉन में 1 रखा जा सकता है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि पहले मैंने कोफिशिएंट ऑफ x² मेरा 4 आया था, बट यहाँ पर मेरा कोफिशिएंट ऑफ x² 1 आ रहा है, तो ये तो बड़ी कठिन वाली बात है। तो मैं क्या करूँगा, 4 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगा। सो 4 इंटू -1 4 आ गया और 4 इंटू 1 4 आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ x² 4 पहले भी है अब भी है और कांस्टेंट टर्म मेरी -4 बन चुकी है और कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो -1 बन चुका है। सो मैं लिख सकता हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी कंसिडर्ड एज 4x² माइनस x प्लस 4। सो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने जो है ये ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यूज़ को पुट आउट यहाँ पर कर दिया और जिस हिसाब से हमारा ये पूरा का पूरा पहला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आई होप सो फर्स्ट पार्ट से आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। सो अगर ये समझ में आ गया, चलते हैं सेकंड पार्ट में। सो स्टूडेंट्स अब हम आ चुके हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, अब सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट है 3,1/3। सो जैसे कि सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास गिवन है 3, वो भी √3, और जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो 1/3 है। तो मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सो मेरे पास जो है √3 गिवन है, वो भी सम ऑफ ज़ीरोज़ के फॉर्म में। सो √3 को मैं √3/1 भी लिख सकता हूँ और ये माइनस इधर से इधर आ सकता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x एक तरह से मैं मान सकता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x मेरा
माइनस का √3 रखा जा सकता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा 1 रखा जा सकता है। ये एक थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? 1/3 यहाँ पर हमने गिवन है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की फॉर्म में। सो यहाँ पर मुझे कांस्टेंट टर्म तो 1 नज़र आ रही है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मुझे 3 नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो गई कि पहले मेरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 आ रही थी और अब 3 आ गई है। कोई बात नहीं, आप क्या करो, पहले से स्पेस छोड़ देना। देखो इसीलिए मैं कहता हूँ कि साथ के साथ नोट तो क्या करो, लेकिन थोड़ी होशियारी से। हम क्या करेंगे कि ये पहले वाले टर्म में यहाँ पर हम 3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो अब हमारा 3 आ चुका है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो हमारा -3√3 आ चुका है। सो मैं कह सकता हूँ कि हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन सकती है? हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकती है 3x² -3√3x, और हमारा कांस्टेंट टर्म बन सकता है 1। तो ये सब हमने यहाँ पर पुट आउट कर दिया, और अब हम लोग पक्का कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर सही आ गया। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। अब थर्ड पार्ट इजी है कि मुश्किल है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और थर्ड पार्ट हमें क्या बता रहा है देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो है 0,√5। अब 0,√5 हमें गिवन है सम ऑफ ज़ीरोज़, और हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो है √5। अब अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा रखता हूँ और यहाँ पर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो मेरा क्या आ सकता है? तो अगर मैं 0/1 रख दूँ तो शायद मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बन सकता है, और ये माइनस अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो शायद 0 के ऊपर असर पड़े, लेकिन 0 के ऊपर माइनस का असर कुछ भी नहीं पड़ेगा, फिर भी ये 0/1 ही रहेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हम मान सकते हैं कि वो हमारा 0 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा 1 हो सकता है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में आ जाते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा जैसे कि √5 गिवन है। सो √5 को खाली √5 नहीं, हम लोग क्योंकि कोई भी नंबर के नीचे अपॉन में 1 हम बना सकते हैं, तो ये हमने अपॉन में 1 बना दिया। तो कांस्टेंट टर्म मेरी एक तरह से √5 मुझे नज़र आ रही है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अभी भी 1 है और पहले भी 1 था। सो इस हिसाब से मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकता हूँ कि मेरी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो मेरी 0 है, और मेरा कांस्टेंट टर्म √5 रखा जा सकता है। अब क्योंकि ये 0 है सो हम इसको हटा भी सकते हैं, तो हमारी वैल्यू ये x² + √5 आ जाएगी। तो ये पूरा का पूरा आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। जल्दी जल्दी नोट कीजिए स्टूडेंट्स। फाइनली हम लोग आ चुके हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, और फोर्थ पार्ट शायद इजी, अरे बहुत ही ईजी है, आप लोग अब खुद कर सकते हैं। मुझे इतनी तो उम्मीद हो चुकी है कि अभी तक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है 1,1। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या रखा जा सकता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा = 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन खाली 1 रख देने से तो कुछ नहीं होगा, तो हम इसको 1/1 रख देंगे। कोई प्रॉब्लम है? देखो ये /1 वाली अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने पहले से इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप लोग ये वीडियो मेरी विज़िट करके देख सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और शायद आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा कि आई बटन पे भी ये आपको अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सो अगर हम लोग यहाँ पर माइनस इधर है तो माइनस उधर भेज सकते हैं,
तो हमारा एक तरह से कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो हमें -1 मिल गया और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें 1 मिल सकता है। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में। सो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या रख सकता हूँ मैं, अल्फ़ा इंटू बीटा 1 ही आएगा। तो कांस्टेंट टर्म मेरी 1 रही और इसको 1/1 ही रखना है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म मेरी यहाँ पर 1 बन गई और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी मेरा 1 ही है। अब इस हिसाब से मैं क्या रख सकता हूँ, तो मेरे जो पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरी बन सकती है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ सकता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो मेरा -1। इसके अलावा मेरी कांस्टेंट टर्म 1 बनी है। सो ये सब रख देने के बाद मेरा आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आप इस चीज़ को पूरा का पूरा नोट कर सकते हैं। हम चलते हैं इसके 5th पार्ट की ओर। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसका 4th पार्ट भी कर लिया, फर्स्ट भी कर लिया, सेकंड भी कर लिया, थर्ड भी कर लिया और 4th भी कर चुके। अब बारी है इसके 5th पार्ट की और 5th पार्ट है हमारा -1/4 कोमा इसका ये जो है सम ऑफ ज़ीरोज़ है और 1/4 इसका प्रोडक्ट है। तो जैसे क्वेश्चन में हमें बोला है कि पहले हमें सम दिया गया है बाद में प्रोडक्ट, तो उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर मैंने रखा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा यही है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या इक्वल कर सकता हूँ मैं, -1/4 और इक्वल्स टू यही सब पूरा फॉर्मूला। अब देखो ये माइनस इधर भी है इधर भी है, तो ये माइनस आपस में कट हो सकते हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरा 1 बन चुका है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा 4 बन चुका है। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में। सो अल्फ़ा इंटू बीटा मेरा जो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ सकता है 1/4, तो मैंने 1/4 रख दिया। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 4 है और कांस्टेंट टर्म मेरी 1 है। सो यही सब के हिसाब से पहले भी मेरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 थी और अब भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरी 4 है। तो इस हिसाब से मैं पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसिडर कर सकता हूँ 4x², क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 है और कोफिशिएंट ऑफ x मेरा 1 है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ खाली x और कांस्टेंट टर्म मेरी 1 है तो 1 लिख दो। तो ये सब लिखने के बाद अब हम कह सकते हैं हमारा ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो नोट हो गया है, अब आप लोग भी अपना अपनी नोटबुक्स में नोट करें। सो फाइनली मैं इसके लास्ट पार्ट पे आ चुका हूँ और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैंने अब यहाँ तक लास्ट पार्ट शुरू कर दिया है। सो 4,1 इसका लास्ट पार्ट है और 6 पार्ट है। सो यहाँ पर मेरा जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो 4 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो मेरा यहाँ पर 1 है। सो मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा, मेरा ये पूरा फॉर्मूला। और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल लिख सकते हैं भैया, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 के इक्वल कर सकते हैं। और क्योंकि 4 अकेला नहीं छोड़ सकते तो 4/1 रखना पड़ेगा भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो चाहिए। अब ये माइनस इधर है तो उधर चला जाएगा, तो माइनस का 4 तो आ चुका है। अब ऐसे कैसे छोड़ देंगे, आगे चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखते हैं। सो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो यहाँ पर जो ये 1 है इसको रख सकते हैं और 1/1 ये पूरा का पूरा आ चुका है। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा 1 आ सकता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा -4। इसके अलावा कांस्टेंट टर्म हमारी 1 आ सकती है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर दिया और ये आंसर हमारे सामने आ चुका है। सो आप लोग नोट कर सकते हैं और इसको मज़े लेकर पढ़ सकते हैं। जल्द ही मैं ज़रूर, पक्का प्रॉमिस, मैं ज़रूर इसी YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगा। हमारा YouTube चैनल NH रहमान आपको प्रोवाइड करता है पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। ये पूरे के पूरे चैप्टर्स और एक्सरसाइजेस, सारे के सारे क्वेश्चंस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर करते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो
and hope so like this video, and if you are new in this channel so subscribe the channel। तो बच्चे बोलना नहीं, हमारे यहाँ सब्सक्राइबर्स की बड़ी परेशानी चल रही है, बड़ी किल्लत है, बहुत कमी है सब्सक्राइबर्स की। तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर दें और अपना सपोर्ट बनाए रखें हमारी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।